शर्मा जी अपने परिवार के साथ बनारस पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद आशिका अपने कमरे में जाती है और फ़ोन से प्रिया को कॉल लगाती है। उधर से प्रिया बोलती है, हेलो आशिका। आशिका चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। आशिका क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी हम सब घर पहुंचे हैं। अच्छा, और तू ठीक है ना? हाँ, तू अपना बता, कैसा चल रहा है? हाँ, यहाँ सब ठीक चल रहा है। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं और विनय तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आशिका चुपचाप प्रिया की बातें सुनती रहती है कि कहीं प्रिया रजत के बारे में कुछ बोले, पर वो रजत के बारे में कुछ नहीं बोलती। आशिका खुद रजत के बारे में जानने के लिए प्रिया से पूछती है, वरुण कैसे हैं? हाँ, वो ठीक हैं। वो रजत के साथ उसके घर पर ही रह रहा है। आशिका, वरुण ने मुझे सब बताया कि मेरे विदा होने के बाद क्या हुआ, और एक बुरी खबर भी है। आशिका चिंतित होते हुए बोलती है, बुरी खबर क्या? सब ठीक है ना? नहीं आशिका, कुछ ठीक नहीं है। रजत के पिताजी अब नहीं रहे। मुझे तो खबर आज मिली कि कल ही रजत के पिताजी का देहांत हो गया। आशिका की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। काश वो रजत के पास उसका दुख बांट सकती। आज वो बहुत अकेला है। तभी प्रिया बोलती है, वरुण वहीं रुका है। पर आशिका, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहूँगी कि तू रजत बिल्कुल टूट चुका है और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत है, और वो तुम हो आशिका। हो सके तो एक बार रजत से बात कर लेना। ये कहकर प्रिया फ़ोन रख देती है। आशिका उसी वक्त अपने आंसू पोंछती है और रजत को फ़ोन लगाती है, पर फ़ोन रजत के किसी रिश्तेदार ने उठाया। उधर से कोई औरत बोलती है, कौन? जी, मैं रजत की दोस्त हूँ। क्या रजत जी से बात हो सकती है? अभी तो बेटा वो बाहर गया है, आता है तो मैं बात करवाती हूँ। आशिका का मन बहुत बेचैन था रजत से बात करने के लिए, पर इंतजार करना था रजत के आने का। रात हो चली, उधर से कोई फ़ोन नहीं आया तो आशिका फिर फ़ोन लगाती है, पर कोई उठाता नहीं है। तभी सुषमा जी वहाँ आती हैं आशिका को बताने की पंकज और उसके परिवार वालों को खाने पर बुला रहे हैं। पर आशिका की आंखों में आंसू देख शशि जी घबरा जाती हैं और बोलती हैं, आशिका मेरी बेटी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? आशिका शशि के गले मिलकर खूब रोने लगती है और बोलती है, माँ, प्रिया की शादी में आए उसके एक दोस्त रजत के पिताजी अब नहीं रहे। ये बेटा, ये बुरी खबर है, पर इस तरह से तुम क्यों रो रही हो? माँ, अभी रजत के पास कोई नहीं है। शशि जी बोलती हैं, हाँ बेटा, मुझे सुषमा ने बताया कि रजत की माताजी बचपन में ही गुजर गई और अब पिताजी भी। खैर, आनी जानी तो लगी रहती है। तभी आशिका जज्बातों के भाव में बहकर बोल देती है, माँ, उसे मेरी ज़रूरत है। वो बहुत अकेला है, उसको मेरे साथ की ज़रूरत है। शशि जी का दिमाग घूम जाता है और गले से लिपटकर रोती आशिका को हटाते हुए बोलती हैं, आशिका, तुम्हें होश है? तुम क्या कह रही हो? माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझे, हम दोनों को एक दूसरे की साथ की ज़रूरत है। तभी शशि जी गुस्से में आकर आशिका को थप्पड़ लगा देती हैं और बोलती हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? होश में आ जाओ। तुम्हारे पिताजी को पता चला तो वो सिर उठाकर नहीं चल पाएंगे। अब तक वो फक्र से सिर उठाकर चलते हैं, पर तुम्हारी इस नादानी से उनका सिर हमेशा हमेशा के लिए झुक जाएगा। किसी काम से आए शर्मा जी ये सारी बातें सुन लेते हैं और पास रखे कांच का खिलौना तोड़ देते हैं। तभी शशि शर्मा जी से बोलती हैं, आपकी बेटी से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए उसे। तभी आशिका पिताजी को गुस्से में देख हाथ जोड़ते हुए बोलती है, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। शर्मा जी शशि से बोलते हैं, हम दूसरों के बच्चे के बारे में बोलते थे, उनके परवरिश पर सवाल उठाते थे। आज हमारी परवरिश भी गलत साबित हुई। शशि जी, शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। ये बोलकर शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। शशि भी उनके पीछे चली जाती हैं। बेबस सी आशिका अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगती है। जो विश्वास पिताजी को उस पर था, उसने वो खो दिया।
बेटी के इस गलती से रात भर शर्मा जी को नींद नहीं आई। जब वो बिस्तर पर करवट बदलते रहे तो शशि बोलती हैं, हमें पंकज की माताजी से बात करना होगा कि शादी 1-2 महीने में ही हो जाए तो सही है। शर्मा जी बोलते हैं, अगर जल्दी शादी का कारण पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? तब देखेंगे, क्या पता वो लोग कुछ पूछें ही ना। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा, अब चलिए सो जाइए, रात काफ़ी हो गई। शर्मा जी शशि से पूछते हैं, आशिका ने खाना खाया? हाँ, मैं कमरे में गई थी, उसे समझाया, वो माफ़ी मांग रही थी। कल आप आशिका से बात कर लीजिएगा। तभी शर्मा जी बोलते हैं, रात काफ़ी हो चली है, सो जाओ। शर्मा जी अपनी बेटी की इस नादानी को अंदर से तो माफ़ कर रहे थे, पर शक्ति दिखाने के लिए ऊपर से कठोर बने हुए थे, क्योंकि प्रेम प्रसंग उनके खानदान में दूर दूर तक कहीं भी नहीं था और इस प्रेम के खिलाफ वो हमेशा रहे हैं। कुछ दिनों बाद पंकज और उसके भैया भाभी खाने पर आते हैं। सब खातिरदारी में लगे होते हैं, पर पंकज की नज़रें आशिका को ढूंढ रही होती हैं। तभी पंकज की भाभी स्वरा जी बोलती हैं, आशिका कहाँ है? शशि बोलती हैं, आशिका बिटिया अपने कमरे में है। शशि जी शीतल को बोलती हैं, बेटा आशिका को लेकर आ जाओ। स्वरा बोलती हैं, अंकल जी, माँ जी आपसे बात करेंगी। स्वरा अपनी सास निर्मला को फ़ोन लगाती हैं और शर्मा जी से बात करवाती हैं। निर्मला जी बोलती हैं, भाई साहब आपसे एक विनती है। जी कहिए। नीलेश ऑफिस की तरफ से अमेरिका जा रहा है और स्वरा भी जा रही है और वहीं 1 साल तक रहेंगे, तो हम सोच रहे थे कि शादी इन 1 महीनों में हो जाए। शर्मा जी को जैसे सारी परेशानी का हल मिल गया हो और सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो गई हो। हामी भरते हुए बोलते हैं, जी जैसा आप ठीक समझें, हम तैयार हैं। आप शादी की तारीख निकलवाइए। जी भाई साहब, आप आशिका की कुंडली नीलेश को दे दीजिएगा और पंकज की कुंडली हम आपको फ़ोन पर भेज देंगे। भाई साहब, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, नमस्कार। इधर से आशिका के पिताजी ने भी नमस्कार किया। जी नमस्कार। शर्मा जी के परिवार वाले पंकज और उनके भैया भाभी की खूब खातिरदारी करते हैं। हंसी मजाक शाम हो जाती है करते करते। तभी स्वरा बोलती हैं, अंकल जी अब हमें आज्ञा दीजिए। स्वरा फिर आशिका को बोलती हैं, आशिका हमारे देवर जी से जब भी बात करना हो तो बात कर लीजिएगा। क्यों पंकज, ठीक है ना? आशिका झूठी हंसी अपने चेहरे पर लाती है, बस कुछ नहीं बोलती। पंकज शर्मा जी और शशि के पैर छूते हुए जाने लगते हैं और एक चोर भरी नजर वे आशिका को देखते हैं और पंकज नीलेश्वरा वहां से चले जाते हैं। तभी राकेश बोलता है, शादी इतनी जल्दी सब कैसे होगा? रिश्तेदारों को बुलाना है और शादी की जगह हलवाई सब कुछ बुक करना होगा। तभी शर्मा जी बोलते हैं, सब हो जाएगा बेटा, तुम परेशान ना हो। आशिका चेहरे पर झूठी हंसी लिए हंसती है, पर उसका दिल इस रिश्ते की गवाही नहीं दे रहा था। उसे रजत के साथ की जरूरत है, पर पिताजी की भी इज्जत इन उलझनों से वो खुद को निकाल तो नहीं पाई, पर नदी की धारा की तरह वो भी बहती चली जा रही थी। वो पिताजी के फैसले के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद शर्मा जी पंडित जी को बुलाकर कुंडली मिलाते हैं। शर्मा जी पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी ये लड़के की कुंडली है और ये आशिका की, शादी इसी महीने की, कोई अच्छी तारीख बता दीजिए। पंडित जी दोनों की कुंडली हाथ में लेकर कुंडली को गौर से देखते हैं, फिर उंगलियों पर गिनती करते हुए बोलते हैं, यजमान दोनों की कुंडली देखी मैंने और इस हिसाब से 36 में से 30 गुण मिलते हैं दोनों की, और शादी की तारीख आप इसी महीने बोल रहे हैं तो फरवरी माह के 21 का शुभ दिन है। शर्मा जी शशि जी से बोलते हैं, निर्मला जी को फ़ोन लगाकर बता देते हैं कि 21 फरवरी का शादी का शुभ दिन है।
जी आप बता दीजिए। शर्मा जी सुरेंद्र और निर्मला जी को फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं, नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं? जी भगवान की दया से सब ठीक है। सुरेंद्र जी पंडित जी के 21 फरवरी को शादी का शुभ मुहूर्त बताया है। आप बताइए ये तारीख ठीक है? सुरेंद्र निर्मला से बात करता है और निर्मला फिर सुरेंद्र से बोलती हैं, जी भाई साहब ये तारीख ठीक है। तभी शर्मा जी बोलते हैं, तो इस तारीख के लिए हाँ कर दूं? हाँ भाई साहब ये तारीख सही है। मार्च से पहले हो जाए तो सही है, क्योंकि नीलेश को मार्च में जाना है। ठीक है बहन जी, नमस्कार। शर्मा जी शशि से बोलते हैं, 21 फरवरी के लिए वो तैयार हैं। पंडित जी अब आपको ही ये शादी करवाना है। जो भी पूजा पाठ की सामग्री होगी वो हमें बता दीजिए। जी यजमान बिल्कुल, आप सब सामान लिख लीजिए। शशि जी बोलती हैं, हाँ ये सही रहेगा, आप ये काम आज ही कर लीजिए। मैं जरा राकेश और शीतल को बता कर आती हूँ। शशि जी राकेश और शीतल को बोलती हैं, बेटा पंडित जी आए हैं और शादी की तारीख 21 फरवरी को बताया है। राकेश बेटा तुम अपने पिताजी से मिलकर हलवाई वाला, डेकोरेशन वाला, धर्मशाला ये सब बुक कर लेना आज का जाकर। और शीतल तुम मेरे साथ रिश्तेदारों के लिए लिस्ट बनाने में मदद करो। जी माँ। शाम हो चली, सब हाल में बैठे हैं। शशि जी मेहमानों की लिस्ट शर्मा जी को बताती हैं और बोलती हैं, अच्छा जी डेकोरेशन वाले इन सब से बात हो गई ना? हाँ शशि जी हो गई है बात, आप चिरंजीव जी को फ़ोन कर बता दीजिए। तभी शर्मा जी अपनी हाथ में रखे लिस्ट को साइड कर चिरंजीव को फ़ोन लगाते हैं और शर्मा जी बोलते हैं, नमस्कार। नमस्कार कैसा है? सब बढ़िया है। और हाँ शादी की तारीख आ गई है। कब की है शादी? इसी 21 फरवरी। 21 फरवरी इतनी जल्दी शादी? तभी सुषमा जी चिरंजीव जी से बात करने की अनुमति लेती हैं और चिरंजीव के हाथ से फ़ोन लेते हुए बोलती हैं, भाई साहब इतनी जल्दी शादी? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ रिश्ता तय हुए और फरवरी में शादी। तभी शर्मा जी बोलते हैं, बहन जी बात यह है कि निर्मला जी खुद बोली हैं जल्दी शादी करने के लिए, क्योंकि उनका बड़ा बेटा नीलेश मार्च में अमेरिका जा रहे हैं 1 साल के लिए, तो इसलिए शादी जल्दी करने के लिए बोले हैं। सुषमा जी बोलती हैं, अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, शादी जल्दी हो जाए वो भी सही है। और भाई साहब आप तो बहुत बहुत बधाई। बहन जी अभी फरवरी की आखिरी तारीख है, आप सबको पहले आना होगा। तभी चिरंजीव बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, हमारी बिटिया की शादी है। शर्मा जी बोलते हैं, जी नमस्कार। दिन बीतते देर नहीं लगी, शादी के सिर्फ 10 दिन रह गए थे और आशिका अब भी इस उम्मीद में थी कि रजत से एक बार बात कर ले, पर प्रिया से भी कैसे पूछे वो तो दिल्ली गई है। पर एक बार रजत की आवाज़ सुन ले, पर किस हक से? फिर ख्याल आता है वो ठीक तो होगा ना। पर ये सब जानकर उम्मीद क्यों बढ़ाए, अब उसका सब कुछ पंकज है। तभी शर्मा जी आशिका के कमरे में आते हैं, खुद से खोई हुई और बुझी बुझी सी आशिका को देख उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं। खुद से खोई आशिका का ध्यान हटकर पिताजी की आंखों में आए आंसू की तरफ जाता है और जिसे देख आशिका अपने पिताजी को कुर्सी पर बिठाते हुए बोलती है, नहीं पिताजी आप बुरे नहीं हैं, बल्कि गलती तो मुझसे हुई और आंसू आपकी आंखों में आ गए। तभी शर्मा जी बोलते हैं, मैं सब जानता हूँ बेटा, पर मैं तुम्हें वो खुशी लाकर नहीं दे सकता जिसमें तुम्हारा कोई भविष्य ही नहीं। तभी बाहर किसी के आने की आवाज़ आती है और सुनकर शर्मा जी बाहर जाते हैं तो सामने प्रिया और विनय चिरंजीव और सुषमा जी शशि और शीतल से भेंट कर रहे थे। शर्मा जी को देख प्रिया और विनय पैर छूते हैं और चिरंजीव शर्मा जी के गले मिलता है और बोलते हैं, अपने बिटिया की शादी में हम पहले ही आ गए, कहाँ है हमारी आशिका? तभी शशि बोलती हैं, जी भाई साहब
वो अपने कमरे में है। शशि आशिका को आवाज़ लगाती हैं। आशिका बाहर आती है। चिरंजीव और सुषमा जी के पैर छूती है। तभी सुषमा जी बोलती हैं, बधाई हो बेटा। आशिका हल्की सी मुस्कुराहट लिए रहती है। फिर प्रिया आशिका के गले मिलती है। तभी शशि जी बोलती हैं, शीतल प्रिया और विनय जी को उनके कमरे में ले जाओ। तभी प्रिया बोलती हैं, जितने दिन भी रहूंगी मैं अपनी दोस्त के साथ रहूंगी, क्यों विनय? विनय बोलता है, हाँ बिल्कुल। प्रिया आशिका के साथ रूम में चली जाती है। तभी सुषमा जी शशि से बोलती हैं, आशिका इतनी उदास क्यों है? चेहरे पर कोई खुशी नहीं, सब ठीक है ना? तभी शशि बात को टालते हुए बोलती हैं, हाँ सब ठीक है, शादी को कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए घबरा गई है। चल तू मेरे साथ आशिका की शादी का जोड़ा दिखाती हूँ। प्रिया आशिका से बोलती है, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? कोई खुशी नहीं तुम्हारे चेहरे पर। आशिका चुप रहती है। फिर प्रिया बोलती है, रजत को तुम्हारे शादी के बारे में पता चला, वो कुछ बोला नहीं, बस फोन रख दिया। तभी आशिका बोलती है, तुम्हारी रजत से बात हुई थी? हाँ कुछ दिन पहले हुई थी, मैंने उसे सब बता दिया। फिर आशिका बोलती है, जानती हूँ प्रिया कि हमारा मिलना मुमकिन नहीं है, पर काश एक बार मैं उससे मिल सकूं। प्रिया कुछ नहीं बोलती, पर आशिका रजत से मिलना चाहती थी। ये विचार भले ही शर्मा जी के विचार के विरुद्ध थे, पर आशिका इसके विरुद्ध जाना चाहती थी। सिर्फ एक नज़र रजत को देखना चाहती थी, जो बिन बोले ही चला गया था उस दिन खामोशी के साथ। और उसकी ये खामोशी चीख बनकर आशिका के कानों में गूंज रही थी। रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। मुंबई से सुरेंद्र और निर्मला जी का परिवार भी बनारस आ गए। सब रिश्तेदारों की आवभगत में लगे थे। नाच गाना, हल्दी मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सुरेंद्र जी शर्मा जी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, नमस्कार होने वाले समधी जी। जी नमस्कार। तो कैसा चल रहा है वहाँ सब कुछ? जी सब बढ़िया। तो कल हम यहाँ से शाम के वक्त निकलेंगे बारात लेकर। जी हम आपके स्वागत में रहेंगे और आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने देंगे। ठीक है, अब हम रखते हैं, नमस्कार। आशिका ने के बेचैन मन को देख प्रिया रजत को फ़ोन लगाती है और बोलती है, रजत आशिका तुमसे एक बार मिलना चाहती है, कल शादी है, हो सके तो उससे एक बार मिल लो। रजत कुछ नहीं बोलता, पर उसके मन में अब भी उम्मीद थी कि आशिका अब भी मुझे चाहती है। तभी तो प्रिया उसे आने को बोल रही है। और उसकी शादी की खबर जब से सुनी तब से मन ही कहीं नहीं लग रहा था। मैं भी उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। समाज क्या कहेगा? रीति रिवाज, जात धर्म, दुनिया सबको परे कर रजत आशिका से मिलने बनारस चल देता है। शाम हो चली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद बनारस जाने वाली ट्रेन में रजत बैठ जाता है। सामने वाली सीट पर एक नया जोड़ा बैठा था, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, जो कि बनारस अपनी किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहा था। ट्रेन अपनी समय पर चलने लगी। गाड़ी चली तो रजत को बस एक ख्याल आया कि वो जल्दी पहुंच जाएगा। तभी एक व्यक्ति जो बनारस जा रहा था रजत से बोलता है, बनारस जा रहे हैं आप क्या? रजत ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता रहता है। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर उदासी होती है और उसका ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं जाता जो उससे कुछ कह रहा था। फिर वो व्यक्ति रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, भैया मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति के ऐसा करने से रजत का ध्यान उस व्यक्ति पर जाता है और बोलता है, जी मैं बनारस जा रहा हूँ। तभी वो अपरिचित व्यक्ति बोलता है, भाई साहब ये सीट मेरी है, आप इधर आ जाइए। रजत वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठता है। वो अपरिचित व्यक्ति दिखने में नौजवान था और उसके पास सिर्फ एक ही बैग था। सीट पर बैठ जाने के बाद अपनी बैग से किताब निकालकर पढ़ने लगता है। रजत उसी सीट पर बैठा होता है और अपने फ़ोन में आशिका की फ़ोटो को देख रहा था, जो चुपके से हल्दी के वक्त ली थी।
रजत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अपरिचित व्यक्ति रजत की आंखों में आंसू देख बोलता है, क्या हुआ भाई? रजत अपने हाथों से अपने आंखों को पोंछ लेता है और आंसू पोंछते हुए बोलता है, कुछ नहीं। उस व्यक्ति को कुछ पूछना ठीक नहीं लगा। फिर वो अपनी किताब को पढ़ने लगता है। रात हो चली। सामने वाला जोड़ा खाना खा रहे थे और बड़े प्यार से एक दूसरे को खिला रहे थे। रजत उन लोगों की जगह खुद को और आशिका को देखता है। उसकी मीठी मीठी बातें, उसकी नोक-झोंक सब याद आने लगती हैं और रजत मुस्कुराने लगता है। तभी टीटी आ जाता है। सबका टिकट देखने के बाद रजत से टिकट मांगता है। रजत के पास टिकट नहीं था तो वो पैसे देकर तत्काल टिकट बनवाता है और जर्नलिस्ट का पहचान पत्र दिखाता है। टीटी वहाँ से चला जाता है। रात काफ़ी हो चली थी। सब खा पी कर सो चुके थे। रजत, जो कि ऊपर वाली सीट खाली थी, उस पर चला जाता है। उसे रात भर नींद नहीं आती। ट्रेन 4 घंटे लेट थी और ऊपर से रजत की बेचैनी जल्दी पहुँचने की उसे और लेट करा रही थी। कभी ट्रेन धीमी होती, फिर कभी तेज हो जाती। इसी बीच रजत को नींद आ जाती है और जब आँख खुलती है तो तब सुबह के 11 बज चुके थे। तभी रजत ऊबर की सीट से उतरकर नीचे आता है और नीचे सीट पर बैठा लड़का शायद पिछले स्टेशन पर उतर चुका था। रजत ट्रेन की खिड़की की साइड बैठ जाता है और रजत के सामने वाले जोड़े से पूछता है, ये ट्रेन कब तक पहुंचेगी बनारस? भाई साहब, 4 घंटे लेट है ट्रेन और इस हिसाब से अब तक पहुंच जाना चाहिए था। फिर वो व्यक्ति बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, आप कहाँ से हैं? जी मैं दिल्ली से हूँ और बनारस किसी काम से जा रहा हूँ। फिर वो व्यक्ति बोलता है, और हम भी दोनों बनारस जा रहे हैं शादी में, और हमारी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, वो भी लव मैरिज। रजत उस व्यक्ति की बातों में दिलचस्पी लेने लगता है और बोलता है, लव मैरिज? हाँ, हम दोनों की लव मैरिज है। घर वालों को कितना मनाया तब जाकर हम दोनों की शादी हुई, और आपको भी देखकर लगता है कि आप भी किसी से प्यार करते हैं। तभी तो आप फ़ोन में उस लड़की की फ़ोटो को बार बार देख रहे थे। रजत बोलता है, जी मैं अब भी अपनी आशिका से प्यार बहुत करता हूँ। तभी रजत मन में सोचता है, काश आशिका भी मान जाए तो हम भी ऐसे ही खुश रह सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ तो उसकी एक भी नहीं सुनूंगा। उसे अपने साथ लेकर ही लौटूं, दिल्ली आऊँगा। पर आज ट्रेन भी साथ नहीं निभा रही है मेरा। ट्रेन बनारस पहुँच चुकी थी। रजत स्टेशन से बाहर आता है। तभी सामने खड़ा ड्राइवर पूछता है, कहाँ जाना है भाई साहब? मैं लेकर चलता हूँ। पर रजत को तो आशिका के घर का पता ही नहीं पता था। वो प्रिया को कॉल लगाता है पर प्रिया फ़ोन नहीं उठाती। रजत बेचैन हो उठता है कि कहीं इसे पता मिल जाए। वो फिर वरुण को फ़ोन लगाता है और वरुण को मालूम होता है कि रजत बनारस में है। तो वो वरुण से बोलता है, तुम बनारस क्या कर रहे हो? वो सब बाद में बताता हूँ, आशिका के घर का पता बताओ। मुझे नहीं पता। रजत झल्लाता हुआ बोलता है, कोई तो होगा जिसे आशिका के घर का पता मालूम हो, और प्रिया भी फ़ोन नहीं उठा रही है। तभी वरुण बोलता है, सुषमा आंटी को पता है तो तू उनसे पता मांग अभी। वरुण फ़ोन लगाते हुए बोलता है, ठीक है। वरुण सुषमा जी को फ़ोन लगाता है। सुषमा जी की जगह चिरंजीव फ़ोन उठाते हैं। उन्हें वरुण का कॉल करना समझ नहीं आया। तभी वरुण बोलता है, अंकल, आशिका और प्रिया फ़ोन नहीं उठा रही और उसने हमें शादी में बुलाया था पर पता हमें मालूम नहीं। तभी चिरंजीव बोलता है, अच्छा। और चिरंजीव पता दे देता है और बोलता है, दोस्तों की शादी है और तुम शादी वाले दिन पता पूछ रहे हो। वरुण फ़ोन रख देता है। वरुण रजत को पता देते हुए बोलता है कि तुम बनारस जा रहे थे, कम से कम मुझे तो बताते, मैं भी चलता तुम्हारे साथ। रजत वरुण से बस इतना ही बोलता है, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर रजत ड्राइवर को पता बताता है। गाड़ी अपनी रफ्तार से आशिका के घर की ओर चल पड़ी। पूरा 1 घंटे का सफ़र था। रजत ड्राइवर को बार बार गाड़ी तेज चलाने को बोलता है और आगे चल। गाड़ी एक लंबे ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी रजत बोलता है, भाई साहब, 5 मिनट से
यहीं खड़ी है गाड़ी, आगे क्या हुआ है? भाई साहब ट्रैफिक है। रजत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वैसे रजत बनारस कई बार आ चुका था न्यूज़ कवरेज के लिए, पर अभी उसका उस पते तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। जाम हटते ही गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी आसिका के घर के पते पर पहुंच जाती है। वो ड्राइवर को पैसे देता है और अंदर जाता है। अंदर दो बुजुर्ग और कुछ औरतें बैठी होती हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं। रजत इधर उधर देखने लगता है। तभी एक बुजुर्ग औरत बोलती है, क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? जी शशि आंटी को। अरे बेटा, वो सब तो शादी वाले जगह पर गए हैं। आंटी बता सकती हैं कौन सी जगह है? बूढ़ी आंटी रजत को शादी वाली जगह बता देती हैं। फिर रजत वहां से गाड़ी लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है। गाड़ी इधर उधर तंग रास्ते से गुजरते हुए सड़क पर आती है और अपनी तेज रफ्तार से शादी वाली जगह पर पहुंचती है जहां बारात पहले ही आ चुकी थी। रजत ड्राइवर को पैसे देकर अंदर जाता है जहां वरमाला की रस्म शुरू हो रही थी। दुल्हन बहनी आसिका पंकज को वरमाला पहनाती है और पंकज आसिका को रजत दूर से ही सब देखता रहता है। उसके आंखों में आंसू और खुद से नाराजगी थी। वो बिल्कुल टूट चुका था। इतने लोगों के बीच वो कैसे आसिका को चलने के लिए बोलता। हताश हो रजत वहाँ से चला जाता है और शादी वाले जगह पर बाहर बैठा रहता है और आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि तू भी मेरा ना हुआ। सब ने मेरा साथ धीरे धीरे छोड़ दिया और तुझसे एक खुशी मांगी, उसे भी तुझसे आज छीन लिया। बाहर ठंड में बैठा रजत बस कुछ सोचता रहता है कि अंदर जाकर सब कुछ रोक दे, पर ऐसा करना उसे ठीक नहीं लगा। रात भर रजत ठंड में बाहर बैठा रहा और आंखों से आसिका के नाम की सारी यादें ताज़ा होकर बह चली। पर फिर भी वो एक बार आसिका से बात करना चाहता था, इसलिए उसे सुबह होने का इंतज़ार था। मालूम तो था उसे कि अब आसिका उसकी नहीं, फिर भी वो एक बार उससे बात करना चाहता था। सुबह हो चली, शादी की सारी रस्में हो गई थी। आसिका की विदाई का वक्त आ गया था। शशि जी के आंसू थम नहीं रहे थे। वहीं शर्मा जी आंखों में नमी लिए अपनी लाडली के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। आसिका पिता के चरण स्पर्श कर रोते हुए माफ़ी मांगती है। सबकी आंखें नम थीं। निर्मला जी और उनका परिवार हाथ जोड़कर जाने की अनुमति मांगते हैं। शर्मा जी अपनी बेटी को कार में बिठाते हैं। कार धीरे धीरे चलने लगती है। आसिका कार की खिड़की से बाहर देखती है अपने प्यारे परिवार को जो पीछे छूट रहा था, माँ के गुस्से को जहाँ ममतामयी प्यार झलक रहा था। हर लड़की की जिंदगी में सबसे दुख भरा पल होता है अपने घर को छोड़ ससुराल जाना, जहाँ सब नए लोग हों। पर आसिका का एक दुख रजत भी था जो उसका न हो सका। रजत का चेहरा आसिका की नज़रों से वक्त के साथ धुंधला हो चला था, जिसे वो अब हमेशा के लिए भुला देना चाहती है। गाड़ी धीरे धीरे कर गेट के पास पहुंचती है और आसिका की नज़र बाहर बैठे रजत पर पड़ती है, जो अभी आंखें बंद कर पैंट के सहारे आंखें बंद कर टेक लगा बैठा था। आसिका को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो रजत के इस हाल को देख न सकी। तभी पंकज बोलता है, क्या हुआ? आसिका रोते हुए पेड़ की तरफ इशारा करती है। तभी पंकज बोलता है, लगता है कोई पागल है, इतना पी लेते हैं कि कहाँ है, होश तक नहीं रहता इन लोगों को। आसिका के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो पंकज को कुछ कह नहीं सकती थी और वो कार की खिड़की से बाहर देखती रहती है। गाड़ी की धीमी रफ्तार सड़क पर जाने पर तेज हो गई। आसिका की यादें फिर ताज़ा हो गई। हंसता हुआ रजत और मेरी वजह से इस हालत में है। कुछ दूर आगे चलकर गाड़ी एक चाय वाले के पास रुकती है। पंकज बोलता है, चाय पिएंगी आप? जी। पंकज वहाँ से चाय वाले की दुकान के पास चला जाता है। तभी आसिका प्रिया को फ़ोन करती है और उसे रोते हुए बोलती है, प्रिया वो रजत। हाँ बोलो। और पंकज के सामने तुम रजत का नाम क्यों ले रही हो? रजत शादी के गेट के बाहर बैठा था, जाकर एक बार देख लो उसे। क्या रजत यहाँ पर है? हाँ मैंने उसे देखा है, जाकर उसे देख लो, उसे एक बार। तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ।
और तुम फ़ोन रखो, नहीं तो पंकज को शक हो जाएगा। और आशिका फ़ोन रख देती है। प्रिया बाहर जाती है। गेट पर रजत आंखें बंद किए पेड़ से टेक लगाए हुए था। प्रिया को उसकी ऐसी हालत देख आंसू आ जाते हैं। वो रजत के कंधे पर हाथ रखती है। रजत की आंखें खुलती हैं। प्रिया को सामने देख बोलता है, आशिका से मिलना है मुझे, एक बार बात करना है। तभी प्रिया बोलती है, आशिका की विदाई हो गई है। रजत तुम होश में आओ, क्या हालत बना ली है तुमने। प्रिया विनय को फ़ोन कर बुलाती है और विनय रजत को ऐसी हालत में देख घबरा जाता है और प्रिया से रजत की ऐसी हालत का कारण पूछता है। तभी प्रिया बोलती है, मैं सब बताती हूँ। अपने घर की चाबी पापा से लेकर आइए और पापा से रजत के बारे में कुछ मत बोलिएगा। विनय वैसा ही करता है। विनय चाबी लेकर आ जाता है। वो कार में रजत को बिठाता है और कार प्रिया के घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर प्रिया विनय को सारी बात बताती है। रजत प्रिया से हाथ जोड़कर विनती करता है कि बस एक बार आशिका से मिलवा दे। प्रिया रजत को आशिका से मिलवाने का वादा करती है और रजत से कहती है, अभी पंकज के घर वाले एक हफ्ते तक यहीं बनारस में रुकेंगे। यहाँ उनके इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबको विदा कर मुंबई जाएंगे। कल फेरे के लिए पंकज और आशिका आएंगे और तुम यहीं रहना। मैं आशिका को यहीं लेकर आऊँगी। अब चलो तुम कुछ खा लो। पंकज चाय लेकर आता है और आशिका को बोलता है, ये लीजिए आपकी चाय। आशिका कुछ बोलती नहीं। तभी उसे प्रिया का मैसेज आता है कि रजत सही सलामत मेरे घर पर है। आशिका को प्रिया का मैसेज पढ़कर तसल्ली होती है, फिर भी वो खामोश रहती है। गाड़ी फिर पंकज के घर की ओर चल पड़ी। आशिका अपने ससुराल पहुंच जाती है। निर्मला जी और स्वरा स्वागत में खड़ी रहती हैं। सारी रस्में हो जाती हैं। आशिका और पंकज की पहली रात थी। अब आशिका पंकज की पूरी तरह से हो चुकी थी। अगले दिन घर की सारी औरतें आशिका का घूंघट हटाकर देखती हैं और बोलती हैं, निर्मला बहन तुम्हारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। कुछ ही देर में राकेश आशिका और पंकज को पग फेरे के लिए लेने आता है। आशिका और पंकज शर्मा जी के घर पहुंचते हैं, जहां प्रिया पहले से ही उसके स्वागत में खड़ी थी। घर के सब सदस्य से मिलने के बाद प्रिया किसी बहाने शर्मा जी से आशिका को मार्केट ले जाने की बात करती है और शर्मा जी मार्केट जाने की आज्ञा दे देते हैं। और इधर विनय पंकज को कहता है, हम इन दोनों के बीच रहकर क्या करेंगे, आप चलिए मेरे साथ, आपको बनारस के दर्शन करा लाते हैं। तभी शर्मा जी बोलते हैं, विनय बेटा तुम्हें बनारस के रास्ते पता है क्या। जी नहीं अंकल, तुम दोनों राकेश को भी ले जाओ। राकेश को सब पता है। तभी विनय बोलता है, हाँ राकेश भाई आप भी चलिए, हम दोनों अजनबी हैं। अभी तो राकेश विनय और पंकज बनारस घूमने निकलते हैं और प्रिया आशिका को लेकर घर की तरफ जाती है। तभी आशिका रजत के बारे में पूछती है और प्रिया बोलती है, सब बताती हूँ, तुम खुद देख लेना उसे। आशिका का दिल बहुत खुश था कि वो रजत से मिल रही है, पर एक अफसोस भी था कि वो पंकज को धोखा दे रही है और छुपकर रजत से मिल रही है। पर अभी उसके सामने रजत था, जिसकी हर सवाल का जवाब देना था, उसके आंसुओं को पोंछना था। रजत शादी कर घर बसा ले, इस चीज़ का वादा चाहिए था।